की अप्रोच को छोड़कर जो है मुख्य परीक्षा की अप्रोच की ओर अपने ध्यान को ले जाना होगा। सिलेबस आप लोगों को पता है, 3 दिन से आपका डेमो क्लास चल रहा है, तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक अंग्रेजी का होगा, दूसरा हिंदी का होगा। मैं सौरभ भट्ट में आप लोगों के हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसका निबंध छोड़ के बाकी का जो भाग है उसको आप लोगों को समझाऊंगा। अभी जरा सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग लॉग इन कर लें। उसके बाद हम सिलेबस को थोड़ा सिलेबस का विश्लेषण करेंगे और उसके बाद अपना आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। कुछ बातें आप लोगों से तब तक कर लेते हैं। आप लोगों की जो भी क्वेरी होगी वो क्वेरी आपको लेक्चर खत्म होने के अंत में समय दिया जाएगा, उस दौरान आप लोग अपनी क्वेरी कर सकते हैं। क्लास के बीच में आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको आप नोट डाउन कर लें कि ये वाली बात क्लियर नहीं हुई, और उसके बाद जो है आप लोग जब समय दिया जाएगा उस समय के अनुसार अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि YouTube के माध्यम से जुड़ा जाए या किसी अन्य माध्यम से जुड़ा जाए, तो वो शिक्षण उतना प्रभावी नहीं होगा। हम व्यास आईएएस एकेडमी के साथ आप लोगों से कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्टली आप लोगों से जुड़ा जाए। जैसा हम क्लास में इंटरेक्ट करते हैं अपने स्टूडेंट के साथ, वैसे ही आप लोगों को शिक्षण, ताकि आप प्रश्न भी अपना पूछ सकें और आपके डाउट्स भी क्लियर हो सकें। यूट्यूब में इनकी संभावना कम है, इसलिए यूट्यूब का लेक्चर हम लोग आप लोगों के सामने नहीं ला रहे हैं। आपको 3 अलग अलग सर पढ़ा रहे हैं। पहली क्लास डॉक्टर व्यास सर ने ली है, वो आपको ऐसे वाला सेक्शन करवा रहे हैं। ऐसे उन्हीं के द्वारा आपको करवाए जाएंगे, मैक्सिमम हिंदी और इंग्लिश के, और बहुत बेहतर तरीके से आपको करवाए जाएंगे। इंग्लिश के लिए भी अलग सर हैं, वो आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश का अन्य सेक्शन बेहतर तरीके से करवाएंगे। और मैं आप लोगों को हिंदी वाला जो सेक्शन है उसको करवाऊंगा। तो लगभग 8 लोग जुड़ चुके हैं। समय 12:30 हमने कहा था। अगर इस बीच में कोई कुछ कहना चाहता है, किसी की कोई समस्या, किसी को ऑडियो क्लियर नहीं है, तो वो कह सकता है। इसके बाद वीडियो बंद होगा, आपको स्क्रीन दिखेगी। स्क्रीन पर जो है, जो आपको वर्ड डॉक्यूमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जाएगा। मेरी वॉइस आप तक आएगी, विजुअल नहीं आएगा। तो अगर कोई आप लोग अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, इस बीच में अगर कोई किसी की क्वेरी है तो 2-3 मिनट में जरा अपना कोई क्वेश्चन है वो कर लीजिए। हिमांशु सर कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? सर अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अपने आप साउंड ऑन करके, नहीं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया है ना? नहीं, अभी कुछ नहीं है। ओके, आप इनको कोई भी अगर प्रश्न करना चाहता है वो अपना हाथ ऊपर करके इसमें ऑप्शन होता है, रेज हैंड का ऑप्शन होता है सर। इसमें रेज हैंड का ऑप्शन होता है। हाँ, रेज हैंड का ऑप्शन करें, उसके बाद आपका ओके। चलिए हम शुरू करते हैं। स्क्रीन आ रही है सबकी? स्क्रीन क्लियर है सर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। ये हम जरा सिलेबस का सबसे पहले विश्लेषण करते हैं। हिंदी का सिलेबस देखें। जो हिंदी के प्रश्न पत्र के लिए समय निर्धारित होगा वह समय 3 घंटे का समय होगा, और यह प्रश्न पत्र कुल 200 अंकों का होगा। इसके अंतर्गत 7 क्वेश्चन होंगे जो विभिन्न खंडों में आगे बांटे गए होंगे। पहला प्रश्न जो कुल 20 नंबर का होगा, इसको क ख घ करके 4 खंडों में विभाजित किया जाएगा। इसमें पहला प्रश्न शब्दों से वाक्य निर्माण से संबंधित है, और जो ये शब्द होंगे ये वैधानिक शब्दावलियां, जिसको आप लीगल ग्लोसरी कहते हैं, ये प्री में भी पूछा गया था, इससे संबंधित शब्द होंगे। और 5 आपको शब्द होंगे जिनका आपका वाक्य में प्रयोग करना होगा, उसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। उसके पश्चात मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न हैं। इनकी संख्या भी 5 होगी, आपको 5 करने होंगे। और मुहावरे और लोकोक्तियों में मुहावरे का अर्थ,
या लोकोक्ति का अर्थ एवं उसका वाक्य में प्रयोग, अपने वाक्यों में आप किस ढंग से उसको प्रयोग कर सकते हैं, वह किया जाएगा। उसके बाद अगला पर्यायवाची शब्द से संबंधित प्रश्न होंगे जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं, और अगला प्रश्न विलोम शब्द से संबंधित होगा जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो ये वाला जो खंड हमारा है ये बहुत ज्यादा तकनीकी टेक्निकल खंड नहीं है, ये याद करने वाला है। अभी लेकिन आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि याद क्या किया जाए, बहुत सारे मुहावरे, लोकोक्तियां, बहुत सारी पर्यायवाची शब्द हैं, बहुत सारे विलोम शब्द भी हैं, और ऐसे ही वैधानिक शब्दावलियों भी बहुत ज्यादा हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे? तो इसके लिए जो आज से पूर्व विभिन्न राज्यों में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं जिनमें इस प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं, उससे संबंधित पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान सेक्शन है, और आसान ऐसा नहीं है कि हम इसको आसान करके छोड़ दें। हम इस पर आपको पीडीएफ अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाएंगे जिनकी जो है एग्जाम में पूछे जाने की आशंका ज्यादा होगी। अगला प्रश्न जो होगा वो निबंध से संबंधित होगा। 750 शब्दों का निबंध है जिसके लिए 40 अंक निर्धारित हैं, लेकिन ये वाला जो खंड है, इस खंड को व्यास सर आपके साथ अभी बंसल पूछना चाहिए। जी सर। अभी बंसल कौन कौन कौन? अभी बंसल करते हैं इसको। जी 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 अभी जी बंसल जी। अच्छा, इनकी साउंड में कुछ प्रॉब्लम होगी सर। आप इनको ना मेरा नंबर दे सकते हैं, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो दे कैन कनेक्ट विद मी। इनको आपका नंबर दे दूं? हाँ जी सर। ये नंबर कैसे दूं सर इनको? एक्चुअली अब जिस भी कोई क्वेरी है मैं सभी लोगों को कह देना चाहता हूँ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। क्वेरी आप क्लास के लास्ट में 10 मिनट आपको दूंगा, उस दौरान आप अपने सारे प्रश्न करेंगे। ओके हिमांशु सर? जी सर, ठीक है। क्लास में प्रॉपर स्टार्ट कर चुका हूँ। इसके बाद जो जो क्वेरी हैं आपकी उनको नोट डाउन करते रहें अपनी कॉपी पर, और 10 मिनट का समय सबको दिया जाएगा। लास्ट में एक एक करके आप हैंड रेज करेंगे। अभी जरा डिस्कस कर लें। निबंध वाला सेक्शन, निबंध पर थे, निबंध व्यास सर आपसे डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न होगा गद्यांश आपको दिया जाएगा, और उस गद्यांश का शीर्षक सारांश से संबंधित प्रश्न होगा। आपको उस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक ढूंढना होगा, और फिर उसका जो है जितना गद्यांश शब्दों में होगा उसका 1/3 शब्दों में उसका सारांश भी लिखना होगा। इसके लिए कुल 20 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 5 अंक जो हैं शीर्षक के लिए होंगे और 15 अंक सारांश के लिए निर्धारित किए गए हैं। ये सब चीजें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आपको कहाँ पे फोकस करना है। सर अभी जो है साउंड म्यूट कर दीजिए सबकी। ठीक है सर। अगला प्रश्न व्याकरण से संबंधित होगा, हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा। ये कुल 50 अंकों का है। स्कोर जो हमें करना है वो कहां से करें, इसलिए मैं विश्लेषण आपको हूं, अन्यथा हम सीधे टॉपिक पर आ सकते हैं। सिलेबस की स्टडी करना अति महत्वपूर्ण है। व्याकरण बोध से संबंधित 50 शब्द होंगे। पिछला जो पेपर हुआ था ARO हाई कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो जो टॉपिक से पूछे गए थे ये सारे टॉपिक आपके सामने रखे गए हैं। 10 खंडों में इसको वर्गीकृत किया गया, और हर खंड 5-5 अंकों का है। इसमें वाच्य से संबंधित, जिसको हम इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, काल से संबंधित, वाक्य परिवर्तन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच वाला जो आपका आएगा, वाक्य परिवर्तन, सरल संयुक्त मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो ये वाला सेक्शन हमारा समझने वाला सेक्शन भी है, और इसमें हमें अच्छा स्कोर भी मिल जाएगा। अगर ये 50 अंकों का है तो इसमें मैथमेटिकल को अंक मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप स्कोर बहुत अच्छा अपना कर सकते हैं। अगला जो फिर प्रश्न होगा वह प्रश्न जो है का होगा, अनुवाद का होगा, जिसमें आपको एक हिंदी का गद्यांश दिया जाएगा, उसका आपको अंग्रेजी में अनुवाद होगा। आप लोगों को कोशिश करेंगे, इसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स जो होंगी वो बताई जाएंगी बीच बीच में। सबसे बेहतर यही होगा कि आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें। आपके पास अगर शब्दकोश है तो आप अनुवाद करने में उतनी आसानी हो जाएगी। फिर जो ग्रामर के रूल्स हैं वो ग्रामर के रूल्स भी आपको मदद करेंगे इसके अनुवाद में। लेकिन इसके लिए एक जो सबसे प्रभावी तरीका है कि आप अंग्रेजी अखबार पढ़ने की आदत डालें, जो उसमें एडिटोरियल सेक्शन आता है, और उसको अनुवाद करने का
कोशिश अवश्य करें। छठा प्रश्न हमारा पत्र लेखन है, आलेखन भी हम कह सकते हैं। ये कुल 30 अंकों का होगा। 2 पत्र आपसे पूछे जाएंगे 15-15 अंकों के। अब वो पत्र किस ढंग से होंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। 30 अंक इसमें है, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए जो हिंदी का पेपर है, इसको अगर हम किस तरीके से रणनीति इसके लिए बनाए, तो ये पत्र लेखन अपना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, निबंध स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, ग्रामर वाला सेक्शन। तो 50 नंबर का आपका ग्रामर का सेक्शन हो गया, 30 नंबर का पत्र लेखन हो गया, तो कुल 80 और 40 आपका निबंध लेखन हो गया। 120 अंक जो हैं वो महत्व रखते हैं। इन पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता आप लोगों को है, क्योंकि यहां से आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। 7वां और अंतिम प्रश्न जो होगा वो होगा गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश में कुछ शब्दों को रेखांकित किया जाएगा और उन रेखांकित शब्दों का जो है आपसे अर्थ पूछा जाएगा। उसके लिए 5 अंक, 5 शब्द निर्धारित होंगे, हर एक नंबर का होगा और 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। और अगला जो इसमें खंड खा है वह है गद्यांश का सार। आपको सार लिखना होगा और वो भी 1/3 होगा जितने गद्यांश में शब्द होंगे। तो ये एक हमने ब्रीफ लिया जो हमारा हिंदी का सिलेबस है उसका। इसके पश्चात हम आज जो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा पत्र लेखन का। ये महत्वपूर्ण भी है और अच्छे अंक आप लोगों को दिलाएगा। और समझने वाली जो सबसे बेहतर चीज जिसको मैं समझता हूं, जिसको ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, वो आपका पत्र लेखन ही है। पत्रों में कौन कौन से पत्र आएंगे? तो जो सबसे महत्वपूर्ण पत्र हैं उनको मैंने आपके सम्मुख रख दिया है। शासकीय पत्र या सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, अधिसूचना, परिपत्र इत्यादि। इसके अलावा भी टिप्पण, प्रारूपण, संक्षेपण भी होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है यही पत्र हैं। अगर हमें आवश्यक लगेगा तो हम उन पत्रों को भी डिस्कस करेंगे। आज जो हम अपना पहला टॉपिक ले रहे हैं इसमें, वो टॉपिक है शासकीय पत्र। इस शासकीय पत्र का आजकल जो है कोरोना संक्रमण के दौरान आप लोग देख रहे हैं कि गृह मंत्रालय अपनी कुछ गाइडलाइन जारी कर रहा है, राज्य सरकारें अपनी गाइडलाइन जारी कर रही हैं और गृह मंत्रालय राज्यों को कुछ निर्देश दे रहा है, राज्य भी अपनी कुछ मांगे गृह मंत्रालय के सम्मुख रख रहे हैं। तो ये पत्र व्यवहार जिस माध्यम से हो रहा है, तो इसलिए सबसे पहले हम इस शासकीय पत्र को ही लेते हैं। इसको हम सरकारी पत्र भी कहते हैं और इसी को हम शासनादेश भी कहते हैं। तो प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? प्रश्न जो हैं कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला मैंने कुछ प्रश्न लिखे यहाँ पे। शासकीय पत्र क्या है, इसके प्रयोग एवं विशेषताओं का उल्लेख करते हुए प्रारूप प्रस्तुत करें। तो पत्र की परिभाषा आपको समझनी होगी, पत्र है क्या, इसका प्रयोग कहां कहां किया जाता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, उनका उल्लेख करते हुए प्रारूप यानी ड्राफ्ट। आगे हम ड्राफ्ट भी आपको बताएंगे अभी कि किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है। तो ये प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, या सरकारी पत्र के अंगों को सोदाहरण समझाइए। जो सरकारी पत्र है, अंग, आपका शरीर भी विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, इस प्रकार जो सरकारी पत्र है उसके अंदर भी क्या क्या कौन कौन से उसके अंग होते हैं, उसको जो है उदाहरण सहित उसको समझाना है। इसको भी मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। शासकीय पत्र है क्या? देखिए हम लोग जो भी ये लेटर डिस्कस करेंगे, ये लेटर जो होंगे ये फॉर्मल लेटर होंगे जिनको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। तो लाजमी है कि जो हमारा शासकीय पत्र है वह भी औपचारिक पत्र ही है, जिसे जो है हम कहाँ यूज करते हैं। गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के बीच में जो पत्र व्यवहार होता है, वो पत्र व्यवहार जिन पत्रों के माध्यम से होगा उन पत्रों को हम शासकीय पत्र कहते हैं। और इन पत्रों में होता क्या है, गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं, नीतियां जो सरकार की हैं, निर्णय है, सरकार ने कोई निर्णय लिया है, उस निर्णय से जो है अपने और कार्यालयों को जो है उनसे रूबरू करवाना है, या फिर कोई समस्या है सरकार के सम्मुख उससे रूबरू करवाना है, तो उसके लिए पत्र व्यवहार, जो कम्युनिकेशन, जो संवाद स्थापित किया जाएगा, वो संवाद जिन पत्रों के माध्यम से स्थापित किया जाता है उन पत्रों को शासकीय पत्र कहते हैं। अब इन पत्रों का प्रयोग कहां कहां किया जा सकता है? शासकीय पत्रों का जो प्रयोग है वो देखिए
पहला जो हमारा बिंदु है, भारत सरकार को यदि किसी राज्य सरकार के साथ क्या करना है, पत्र व्यवहार करना है, या राज्य सरकारों को भारत सरकार के साथ पत्र व्यवहार करना है, तो जिन पत्रों का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा उन पत्रों को शासकीय पत्र ही कहते हैं। मतलब शासकीय पत्र का प्रयोग जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच पत्र व्यवहार के लिए किया जाता है। आज इसको कैसे समझ सकते हैं? आजकल आप देख रहे होंगे डेली गृह मंत्रालय अपनी कोई या भारत सरकार कोई अपनी गाइडलाइंस जारी कर रहा है, और उस गाइडलाइंस को जो है राज्यों से को अगर अवगत करवाना है उन गाइडलाइंस से, तो उसके लिए जो भी निर्देश हैं या शासन की कोई निर्णय हैं, उन निर्णयों से जो है राज्य सरकारों को अगर अवगत करवाया जा रहा है, तो वो शासकीय पत्र का ही इसमें प्रयोग हो रहा है। या फिर आपकी राज्य सरकारें अपने जिलों को या जिलाधिकारियों को सरकार के आदेशों से सूचित करवाना चाह रही हैं, तो वह भी आपका इन्हीं शासकीय पत्रों के माध्यम से हो रहा है। कोई सबऑर्डिनेट आपके ऑफिसेज हैं, अधीनस्थ कार्यालय हैं, उन अधीनस्थ कार्यालयों को शासन ने निर्णय लिया है, शासन का कोई आदेश है, और उसको अपने निचले जो आपके कार्यालय हैं उनको सूचित करना है, उनको उससे अवगत करवाना है, उसके लिए भी जो पत्र लिखे जाएंगे वो पत्र आपके शासकीय पत्र ही होंगे। सरकार की जो विभिन्न प्रकार की वित्त से संबंधित स्वीकृतियां हैं, उनको जारी करने के लिए भी जिन पत्रों का प्रयोग किया जाएगा, वो भी आपके शासकीय पत्रों के माध्यम से ही किया जाएगा। तो आप एक चीज को समझें, सरकार ने जो भी ऑफिशियल वर्क गवर्नमेंट का हो रहा है, सरकारों के बीच में हो रहा है, शासन प्रशासन के बीच में जितना भी जो ऑफिशियल वर्क हो रहा है, राजकाज जो है, तो उसके माध्यम, वह जो माध्यम है, कम्युनिकेशन का जो मीडियम है, वो शासकीय पत्र है। अगर इस शासकीय पत्र को हम रिमूव करें, अगर भारत की जो आज की जो हमारी राजकाज की व्यवस्था है, तो जो संवाद है वो संवाद स्थापित नहीं हो पाएगा शासन के बीच में। इस प्रकार हम देखें तो ये शासन की जो कार्यवाहियां हैं, उन कार्यवाहियों को क्या करते हैं, मीडियम प्रोवाइड करते हैं, और उनको जो है वैधता, लीगल उनको बनाते हैं। तो इन्हीं लास्ट में हमने एक चीज इस पे लिखी है, इनको हम शासनादेश भी कहते हैं। आपने सुना होगा, आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि इस चीज के लिए शासनादेश जारी हो चुका है। तो ये शासनादेश आपका सरकारी पत्र ही है। इसमें आपको प्रश्न में शासकीय पत्र के रूप में भी पूछा जा सकता है, सरकारी पत्र लिखकर भी पूछा जा सकता है, और शासनादेश कहकर भी लिखा जा सकता है। तो ये तो रहा कि हम शासकीय पत्र का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब इसकी विशेषताओं पे आए। देखिए, ये विशेषताएं जो है, जब आप पत्र को लिखेंगे या शासकीय पत्र में क्या क्या विषय होने चाहिए, ये किसी का वीडियो ऑन हुआ है, इसको अभी जरा बंद कर दीजिए, अपना वीडियो स्टॉप कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। ये गैलेक्सी का वीडियो आया है, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। ओके। तो हम अगर इसकी विशेषताओं की, शासकीय पत्र अगर हम लिखे, देखिए क्यों महत्वपूर्ण है विशेषताएं, इसमें क्या क्या तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, जब हम किसी पत्र को लिख रहे हैं तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, इसमें होगा क्या, कंटेंट कैसा होगा, वो इसकी विशेषताओं से समझेंगे। तो प्रयोगों से लिखे जाएंगे। इसमें तुम्हारे मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन स्थापित होना है, उसके लिए शासकीय पत्र नहीं लिखा जाएगा। गवर्नमेंट के जो वर्क हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, उन्हीं को लेकर वही इसका केंद्र बिंदु होगा, उसी से संबंधित लिखा जाएगा। तुम्हारे मेरे बीच में व्हाट्सएप से संवाद स्थापित हो सकता है, लेकिन शासकीय पत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण पद है, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, ये पद से पद लिखे जाएंगे। इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। जब आप इस शासकीय पत्र को लिख रहे हैं, तो ये चीजें इसीलिए समझा रहा हूं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, कि जब आप शासकीय पत्र को लिख रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि यह पत्र जो है पद से पद लिखा जाएगा, ना कि व्यक्ति से व्यक्ति को लिखा जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि माना, उदाहरण के लिए, मुख्य सचिव उत्तराखंड की ओर से जिलाधिकारी देहरादून को कोई पत्र लिखा जाना है, गवर्नमेंट के या शासन के किसी निर्णय से उनको अवगत करवाना है। तो अभी हाल में जो आपके उत्तराखंड के हम मुख्य सचिव की बात करें तो उत्पल कुमार जी हैं, और देहरादून के जो आपके जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव हैं। उत्पल कुमार जी ने पत्र लिखा, और वो पत्र आशीष श्रीवास्तव जी जिलाधिकारी देहरादून को गया। ठीक है।
लेकिन कल यदि आशीष श्रीवास्तव का ट्रांसफर हो जाता है और उनकी जगह आशीष चौहान जी या मंगलेश घेल्डियाल जी या कोई और जिलाधिकारी देहरादून बन जाते हैं, तो अब यहाँ पे ये बात नहीं रहेगी कि नहीं नहीं ये पत्र तो आशीष श्रीवास्तव को लिखा गया था। नहीं, वह पत्र जो है जिलाधिकारी देहरादून के पद पर जो व्यक्ति बैठा गया है उसको लिखा गया था। व्यक्ति से यहाँ पर हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे जो पद पे है उससे मतलब है। कल के दिन आपके उत्पल कुमार जी भी मुख्य सचिव के पद से हट के अगर कोई और कुमार जी बन जाते हैं तो वह पत्र जो है उस पद से लिखा जाएगा, ना कि किसी व्यक्ति को लिखा जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है इसका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या है तो उसको नोट करते जाएं, अंत में जो है हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। तीसरा बिंदु हमने देखा, ये औपचारिक पत्र होते हैं, अत्यंत औपचारिक, फॉर्मल हैं। हमारे इमोशंस के लिए, तुम्हारी भावनाओं के लिए इसमें कोई भी जगह नहीं। इनकी जो, जब आप पत्र को लिखेंगे तो पत्र को ऐसा नहीं कि गोल गोल घुमा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा, 2-3 घंटे तक पढ़ ले। बिल्कुल क्लियर कट बात होनी चाहिए, भ्रामक बातें नहीं लिखी जाएंगी। और जो बातें लिखी जाएंगी वो बातें फैक्चुअल होनी चाहिए। हमने कहा है परख बातें होनी चाहिए, यानी फैक्चुअल, फैक्ट के साथ बात कही जाएंगी, क्लियर होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। घुमा फिरा के बातों को नहीं कहना है। और कभी कभी जब हम अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं मेंस में, ये होता है, कुछ लोगों ने मेंस दिया भी होगा और कुछ अभी पहली बार देने जा रहे होंगे, तो हम अपनी ओर से उसको बहुत सुंदर बनाने के चक्कर में उसमें पता नहीं ऐसी ऐसी चीजें डाल देते हैं जिनको आवश्यकता ही नहीं है। तो ये पत्र लेखन है, फॉर्मल बातें होंगी, भावना, इसमें ना कोई अलंकार का यूज होगा। ऐसा नहीं कि हम सुंदर सुंदर शब्द चुन के ला रहे हैं ताकि एग्जामिनर खुश हो, इससे खुश नहीं होगा, आपके नंबर काटेगा पक्का। तो अलंकारों का प्रयोग नहीं। आप कोई पत्र लिखते हुए आप कुछ इमेजिन करने लग गए, कल्पना की ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये बातें इसमें नहीं होंगी। मुहावरों का प्रयोग नहीं होगा, किसी प्रकार का हास्य विनोद, कॉमेडी नहीं करने लग जाना है। जब हम पत्र लिख रहे हैं तो इसमें कॉमेडी नहीं होगा, है ना। तो लास्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं इसमें कि निजी विचारों के लिए, आपके और मेरे जो अपने पर्सनल व्यू हैं, इनके लिए भी इन पत्रों में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी बिल्कुल भी जगह। इसमें जो बातें लिखी जाएंगी वो फैक्चुअल बातें लिखी जाएंगी। आपके हमारे पर्सनल पत्र लिखते हुए लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है, जो हमें भावनाओं में बहते हुए अगर पत्रों को लिखेंगे, संयत रहना पड़ेगा वहां पे। लिख दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तुम्हें लगता है, शासन को नहीं लगता है, पता ही नहीं कि इसके लिए कोई नियम है या नहीं है। तो इस प्रकार के आपके और हमारे पर्सनल थॉट्स के लिए इसमें कोई किसी प्रकार का स्थान नहीं होगा। ओके, तो ये तीसरा पॉइंट भी संभवतः आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चौथे पॉइंट पे बढ़ते हैं। किसी प्रकार का हम कहें कि मेरी किसी के साथ दुश्मनी है तो उसका काम खराब करना है, तो जो है अगर जिला अधिकारी को पत्र लिख रहा हूं तो बोलता हूँ उसमें जो है इस बात लिखूंगा कि वो फलाना आदमी जो है वो माफिया है या ये है। किसी प्रकार का अगर आपका राग द्वेष इसमें बिल्कुल भी नहीं व्यू होना चाहिए, उसका किसी भी प्रकार से जो है राग द्वेष नहीं दिखना चाहिए। किसी के प्रति संवेदना दिखा रहे हो कि बेचारा गरीब है, इसका ऐसा काम कर दो, ये संवेदनाएं भी इसमें नहीं होनी चाहिए। बात को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो जो भी बातें लिखी जाएंगी वो फैक्चुअल बातें लिखी जाएंगी, और वो फैक्चुअल बातें जो हैं लीगल होनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई विधि बनाई हुई है, उन विधियों के अनुरूप, विधायिका ने हमारी कोई विधियां बनाई हैं, उन विधियों के अनुरूप होनी चाहिए और फैक्ट के साथ लिखी जानी चाहिए। चौथा पॉइंट ये है, सभी जो फैक्ट हैं वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, वो आपकी इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। और जो बात आप लिख रहे हैं उसके लिए अगर कोई रूल है, आपकी विधायिका ने अगर किसी प्रकार का कोई नियम जारी किया है, किसी प्रकार के उपनियम जारी किए हैं, उनका प्रयोग भी किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि आप अपनी कोई बात लिख रहे हैं, तो इसके लिए अगर आपको लगता है कि विधायिका ने कोई रूल बनाया है, तो उस रूल का वहां पे मेंशन कर दें कि भैया इसके लिए ये नियम है और इस ढंग से जो है ये बात सही हो सकती है, ये बात सही नहीं हो सकती है, तो इसके लिए रूल्स भी आप उसमें मेंशन करेंगे। छठे पॉइंट को ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो फैक्ट में भी पूछा जाता है और यहाँ पे तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता तो है ही। इन पत्रों में कनिष्ठ वरिष्ठ का भाव नहीं होगा। कनिष्ठ वरिष्ठ का मतलब क्या हो गया, जूनियर सीनियर कुछ नहीं होगा इसमें। ये जो लेटर हैं, लास्ट में मैंने एक चीज लिखा है, दोनों दिशाओं में, दोनों दिशा मतलब ऊपर से नीचे, इसके आगे आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर। ये ऊपर नीचे, नीचे ऊपर क्या है, जूनियर से सीनियर को लिखा जा सकता है या सीनियर से जूनियर की ओर लिखा जा सकता है।
आप लोगों को स्क्रीन आ रही है? सर स्क्रीन आ रही है क्या? सर वो जो पहली वाली स्क्रीन थी ना वही चल रही है, आपने शायद सेट। चेंज, आपने नई वाली स्क्रीन को शेयर नहीं करा है। नई वाली स्क्रीन नहीं चल रही है क्या? नहीं सर, ये वही है, ग्रीन वाली जो थी ना आपकी फाइल, वही वाली चल रही है। अच्छा, एक सेकंड है ना सर, ये बता देना चाहिए था। ये नई स्क्रीन आ गई है अभी? अभी नई स्क्रीन आ गई है? आ गई सर, आ गई। आ गई है ना? हाँ जी, हाँ जी, मैंने सर मैसेज सॉरी किया था आपको स्टूडेंट, व्हाट्सएप वो पे। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम, अभी कोरोना ने हमें तकनीकी के साथ पढ़ने के लिए मजबूर तो कर दिया है। करा था, कनिष्ठ वरिष्ठ का भाव नहीं होगा, जूनियर सीनियर का भाव नहीं होगा, दोनों दिशाओं में लिखा जाएगा। दोनों दिशाओं में मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जूनियर टू सीनियर भी लिखा जा सकता है, सीनियर टू जूनियर भी लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जिलाधिकारी के द्वारा जो है उप जिलाधिकारी को ही लिखा जाएगा, या उप जिलाधिकारी के द्वारा ही जिलाधिकारी को ही लिखा जाएगा, या सचिव के द्वारा ही सिर्फ लिखा जाएगा। दोनों दिशाओं में इसको लिखा जा सकता है पत्र को। ओके, सातवां पत्र जो है, हम सातवां पॉइंट जो इसके विशेषताओं में है वो ये है कि ये पत्र अपने आप में पूर्ण होते हैं। अपने आप में पूर्ण होने का मतलब, हमने नियमों का, उपनियमों का तर्क के साथ शुद्ध भाषा में, स्पष्ट भाषा में उल्लेख कर दिया है किसी एक विशेष संबंध में, तो पत्र पूर्ण हो गया। लेकिन फिर भी अगर हमें जो है किसी चीज को इसके साथ संलग्न या कोई कॉपी जोड़ने की, इससे जो है संबंधित अधिकारी को या संबंधित व्यक्ति को और स्पष्ट बात होगी, तो उसके लिए हम जो है इसमें संलग्नक ऐड कर देंगे। अगला जो पॉइंट है, इसमें एक सूत्रता होनी चाहिए। एक सूत्रता का मतलब ये हो कि एक जो लेटर लिखा जाएगा वो एक ही विषय से संबंधित लिखा जाएगा। कोरोना के लिए लॉकडाउन करना है तो लॉकडाउन से संबंधित होगा, उसमें क्या क्या सूचनाएं होंगी कोरोना से संबंधित होंगी। कोरोना के साथ हम कहीं बाढ़ आ गई तो बाढ़ भी उसमें घुसेड़ दें, या फिर कहीं तूफान आ गया, अम्फान अभी आया है उड़ीसा उड़ीसा या आपके वेस्ट बंगाल में, तो उसको भी उसमें डाल देंगे, तो मिक्सअप हो जाएगा। नहीं, अम्फान का लिए अगर कोई शासकीय पत्र लिखा जा रहा है तो उसके लिए अलग से पत्र होगा, कोरोना से संबंधित है तो उसमें कोरोना से संबंधित ही बातें लिखी जाएंगी। तो इस ढंग से जो मतलब एक पत्र में जो है एक ही विषय से संबंधित बातें की जानी चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, क्रमबद्धता। पत्र में क्रमबद्धता अति आवश्यक है। जब आप पत्र लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो बिंदु अंत में लिखना चाहिए उसको पहले लिख दिया और पहले वाला बिंदु जो जब मर्जी आ रहा है उसको वहां पे डाले जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखना होगा कि हमें कौन सा बिंदु कब लिखना है और कौन सा बिंदु कब लिखना है, एक सीक्वेंस के साथ। आप इसको, यही प्रैक्टिस है जो हमें करनी है कि किस ढंग से हम बेहतरीन, पत्र तो हर कोई लिखेगा, लेकिन इन विशेषताओं के साथ अगर आप अपने पत्र को प्रेजेंट करेंगे तो उतना अच्छा अंक आपको एग्जामिनर देगा। सीक्वेंस, आप क्रमबद्धता आपको बनाए रखना अति आवश्यक है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि परिच्छेद से परिच्छेद संख्या लिखी जाती है, तो परिच्छेद का मतलब ये पैराग्राफ या पॉइंट, वो अभी मैं आपको जिसका जो फॉर्मेट होगा उसके साथ क्लियर कर दूंगा। ओके, अब हम आते हैं शासकीय पत्र के अंगों पे। पत्र जो है उसकी बॉडी क्या होगी, आपका भी शरीर है, काम करता है, तो शरीर में विभिन्न अंग, हाथों का अलग काम है, पैरों का अलग काम है। तो ये शासकीय पत्र के जो अंग हैं, इसी प्रकार से इसकी बॉडी कैसे बनी हुई होगी उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। पहला जो अंग है वो पत्र संख्या है। पत्र संख्या है क्या, जहां से, जिस कार्यालय से पत्र भेजा जा रहा है, यह पत्र संख्या उस कार्यालय की संख्या होगी। कहां लिखी जाएगी वो अभी मैं आपको, ये इमेज भी बनाई हुई है, दूसरा मैं फॉर्मेट भी पीडीएफ के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहला जो पत्र लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अंग वाला, हमने क्वेश्चन भी मेंशन किया है। पत्र संख्या लिखी जाएगी सबसे ऊपर दाहिनी ओर लिखी जाएगी, और किसकी होगी, जिस कार्यालय से। जैसे ये इमेज यहाँ पर है, इस इमेज को आप लोग देखें, अगर क्लियर हो रही है, यहाँ पे मैंने लिखा है शासकीय पत्र संख्या। ये दोनों ओर से इस पत्र के बॉडी, लेटर की बॉडी बना रखी है। ये सीधी तो नहीं है, आइडियल तो नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। शासकीय संख्या, यही वो पत्र संख्या है, ये भेजने वाले कार्यालय की होगी, ध्यान रखा जाएगा, जिस कार्यालय से भेजा जा रहा है उसकी होगी। और उसके नीचे उस कार्यालय का नाम भी होगा और पता भी होगा। ठीक है, तो ये पहला अंग है शासकीय पत्र संख्या, जो कहाँ लिखी जाएगी, जो आपका पेपर है, पेपर में दाहिने कोने पे सबसे ऊपर जो लिखा जाएगा वो होगा शासकीय पत्र संख्या। ये फॉर्मेट है, जिसने ये बेहतर बना दिया उसको अच्छा नंबर मिल गया। दूसरा जो अंग है वह है प्रेषक का नाम, पदनाम और शासकीय पता। प्रेषक कौन होता है, जो पत्र को भेज रहा है।
उसका नाम क्या है, वो किस पोस्ट पे है, और उसका जो शासकीय पता है वो क्या है, तो वो कहाँ लिखा जाएगा। जैसे ही आपने शासकीय पता लिखा, ये पत्र संख्या, ये वाला जो सेक्शन आपका पहला पॉइंट जो खत्म हुआ, उसके बाद उसी की सीध में बाईं ओर आप लिखेंगे प्रेषक, फिर जो भेज रहा है उसका नाम, फिर पदनाम और शासकीय पता, फुल स्टॉप। अच्छा, एक बारीक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है। पत्र तो हर कोई लिखता है, लेकिन इसमें बारीकियां क्या ध्यान रखने की है। पंक्चुएशन, कहां पे कॉमा लगाना है, कहां पे पूर्ण विराम लगाना है, इन बातों का भी ध्यान रखा जाएगा। इनको बारीकी से देखा जाता है और इसका आपको अच्छा अंक भी मिलेगा। यहाँ पे देखिए, शासकीय पत्र संख्या कॉमा, कार्यालय का नाम कॉमा, लास्ट में पता है, पता लिखने के बाद फुल स्टॉप। प्रेषक कॉमा, नाम कॉमा, पदनाम कॉमा, शासकीय पता लिखा, फुल स्टॉप। इन चीजों को ध्यान रखना है कि एक जो आपकी बात, नाम खत्म हुआ, नाम के बाद कॉमा लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को बारीकी से देखा जाता है। तो ये आपके पत्र के अंतर्गत दूसरा अंग हुआ। तीसरा जो अंग है वो आपका प्रेषिती का पदनाम और शासकीय पता। प्रेषिती कौन होता है? जो पत्र भेज रहा है, सॉरी, जिसको पत्र भेजा जा रहा है, वो प्रेषिती हुआ। जिस प्रेषक जो पत्र भेज रहा है, प्रेषिती जिसको पत्र भेजा जा रहा है। सेवा में आपने लिखा, या आप लेटर पे भी ध्यान रखें, सेवा में लिखा उस हिमांशु सर, ये लेटर क्लियर है ना? जी सर, क्लियर है। ओके। सेवा में लिखने के बाद आप पदनाम और शासकीय पता लिखेंगे जिसको भेज रहे हैं। ध्यान रहिएगा, प्रेषक का नाम भी आएगा, पदनाम भी आएगा, शासकीय पता भी आएगा, लेकिन प्रेषिती का केवल पदनाम और शासकीय पता आएगा, उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। तो हमारी वो जो बात थी कि पद से पद लिखा जा रहा है, कौन व्यक्ति बैठा हुआ है कहां पर, उससे कोई मतलब नहीं। ये एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर लिखा जा रहा है। ये तीसरा अंग इसका हो गया। चौथा अंग जो है, हम जो हमारा फोर्थ स्टेप होगा, इसमें हम जो प्रेषक है, जो पत्र भेज रहा है, कौन सा विभाग से है। माना अगर उत्तराखंड शासन में गृह विभाग से भेज रहा है, तो गृह विभाग, सेंटर में हम मंत्रालय कह देते हैं, गृह मंत्रालय से आ गया, तो उस विभाग का नाम आएगा। तो देखिए, फॉर्मेट जब बना रहे हैं तो लिखेंगे विभाग डैश, अनुभाग, उसके सेक्शन, विभाग के अंदर भी सेक्शन होते हैं, उसका अगर कोई सेक्शन है तो ठीक है लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। स्थान, माना देहरादून में सचिवालय है तो देहरादून से लिखा जा रहा है। दिनांक, ये तो फॉर्मेट में आपको मेंशन करना है। लेकिन माना जब पत्र लिखने के लिए आ गया तो फिर ऐसा नहीं लिखेंगे कि विभाग, फिर उसके आगे लिखेंगे गृह विभाग, नहीं, सीधे आप लिख सकते हैं गृह विभाग। विभाग ये मेंशन करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। गृह विभाग, अनुभाग 2 सीधे लिख दिया। स्थान लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कि स्थान फिर डैश फिर देहरादून, नहीं, सीधे देहरादून लिख दिया। दिनांक भी लिखने की आवश्यकता नहीं है कि दिनांक देवनागरी में नहीं लिखना, सीधा डेट डाल दें कि कौन सी डेट में है, अगर आप पत्र लिख रहे हैं। लेकिन फॉर्मेट बना रहे हैं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ओके। फिर चौथा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, विषय। शासकीय पत्रों में जो है विषय अनिवार्य रूप से लिखा जाना चाहिए। विषय होता क्या है? जिस संबंध में पत्र है उसको शॉर्ट में, ताकि जो है जो पढ़ने वाला है उसको समझ में आ जाए कि भैया कि इस पत्र में है क्या अंदर, तो उसको बिल्कुल जितना संक्षिप्त हो सके आप विषय लिखेंगे। और विषय लिखने के पश्चात आप उस विषय को अंडरलाइन जरूर कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस विषय को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, और इसको यहाँ पर फिर फुल स्टॉप अंडरलाइन इसलिए करेंगे क्योंकि इसके बाद हमारे लेटर जो है, उस लेटर का मेन बॉडी, जिसको मेन कलेवर हम पत्र का कहते हैं, मेन कलेवर प्रारंभ हो जाएगा और वो उसको इससे सेपरेट कर देगा, अलग कर देगा, तो स्पष्टता बनी रहती है। इसलिए जो है इसको अंडरलाइन करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो विषय बहुत जरूरी लिखा जाएगा, विषय अंडरलाइन किया जाएगा, और उसके बाद फुल स्टॉप। चौथा पॉइंट हमारा हो गया वाला। पांचवा भी हो गया हमारा, विषय की बात भी हमने कर दी। अभिवादन। अब जब आप तो उसके लिए सबसे पहले अभिवादन लिखा जाएगा। तो अभिवादन में आप प्रयोग करेंगे महोदय या महोदया, महोदय या महोदया। तो मैडम बैठी है कोई पद पर तो महोदया लिखेंगे, सर बैठे हैं तो महोदय लिखेंगे, इतना आप लोगों को जानकारी तो होगी ही। ठीक है, ये लिखेंगे कॉमा, फिर उसके बाद थोड़ा दूसरी पंक्ति से आप शुरू करेंगे।
तो ध्यान रखिएगा, जब आप पत्र का मुख्य बॉडी लिखने जा रहे हैं तो मुख्य बॉडी लिखने से पहले आप जो हैं एक वाक्यांश का प्रयोग किया जाएगा हर पत्र में। उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप माना पत्र जो है सीनियर टू जूनियर आ रहा है, माना सचिव उत्तराखंड की ओर से किसी जिलाधिकारी को आ रहा है, तो जो वाक्यांश होगा वह होगा, आप ये बिंदु में इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, वह होगा मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अगर सचिव भेज रहा है, सीनियर जूनियर को भेज रहा है, तो वाक्यांश जिससे स्टार्ट करना है तो वो वाक्यांश यह होगा कि मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। अब निर्देश कौन दे रहा है? इसको शासन की ओर से भेज रहा है ना सचिव, तो शासन ही कह रहा है। शासन में कौन? राज्यपाल की ओर से जनरल ये पत्र लिखे जाते हैं, ठीक है ना, या फिर केंद्र में राष्ट्रपति की ओर से लिखे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये निर्देश किसका हुआ? तो ये लिखा है कि अब जब हम सीनियर से जूनियर की ओर आ रहे हैं तो मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। और अगर जूनियर से सीनियर जा रहा है, यानी जिलाधिकारी से सचिव की ओर जा रहा है, यानी प्रशासन से शासन की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तब जो वाक्यांश होगा, इसको बहुत बारीकी से समझे, वह होगा मुझे यह निवेदन करना है। जब जूनियर टू सीनियर जाएगा तब होगा कि मुझे यह निवेदन करना है। ये बात समझ में आ गई? जूनियर टू सीनियर, मुझे यह निवेदन करना है। सीनियर टू जूनियर, मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है। ये कह दिया। अब आप जो है पत्र की मुख्य बॉडी पे आ जाए। ये आपका पहला पॉइंट शुरू हो गया। पहला पॉइंट आपने लिखा, ये महोदय से कुछ स्पेस छोड़ने के बाद दाईं और यहाँ पर ये जितना लिखा है यहां से शुरू करेंगे। फिर दूसरी पंक्ति को आप सीधे जो आपका जहां से आपका हाशिया शुरू हो रहा है, बॉडी जो आपके पेपर की है, वहां से शुरू कर देंगे फुल स्टॉप करके। आपका पहला बिंदु पॉइंट होगा। मतलब जो आप बात लिखेंगे उसमें एक से अधिक बिंदु भी हो सकते हैं, एक बिंदु भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी। अभी मैं आपको बहुत सारे लेटर दिखाऊंगा, आजकल तो लेटर ही लेटर चल रहे हैं शासन और प्रशासन के बीच में, तो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पर कि जो बिंदु आप लिखेंगे, पहले बिंदु पर बिंदु संख्या नहीं लिखी जाएगी, परिच्छेद संख्या नहीं लिखी जाएगी, उसको सीधा लिखेंगे। किंतु जब आप दूसरा बिंदु शुरू करेंगे तो वहां से आप नंबरिंग करना शुरू कर देंगे। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जितने आपके बिंदु जाएंगे, पहले पे नहीं लिखना है, लेकिन दूसरे बिंदु से आप पॉइंट डालना शुरू कर देंगे। ये बारीकियां हैं जो आपको पत्र में समझनी है, और कहां पे कॉमा लगना है, कहां पे फुल स्टॉप लगना है, इन चीजों को भी बहुत ध्यान से देखना होगा। ओके, आगे बढ़ें। ये तो था पत्र का मुख्य भाग, ये थोड़ा समझ में आ गया। अगर कोई क्वेरी है तो उसको नोट जरूर करते रहें बीच बीच में, ताकि बाद में मैं आपकी बातों को समझ सकूं और उस पर क्लियर किया जा सके। ओके, आठवां जो पॉइंट है, आठवां पॉइंट जो आपका है वह है औपचारिक समाप्ति। अब पत्र खत्म हो गया, आपकी बात खत्म हो गई, उसको खत्म करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे हाँ। तो सर व्यास सर कुछ हैंड रेज कर रहे हैं, इनकी साउंड ऑन कर दें। हेलो, हाँ जी ठीक है। व्यास पूछना चाह रहे हैं सर, इन्होंने ना अपनी साउंड एक्टिवेट नहीं करी है। व्यास सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहिए, अपनी साउंड को अनम्यूट करके कह दीजिए। वो उन्होंने ना साउंड को, उसको जूम को ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है ऑन करने। अच्छा, औपचारिक समाप्ति। अब आप पत्र को खत्म कर रहे हैं तो उसको आप भवदीय लिख के, भवदीय लिखेंगे। उसके बाद हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। ये हस्ताक्षर उसके होंगे जो भेज रहा है प्रेषक, नाम भी उसी का आएगा, पदनाम भी उसका होगा। संलग्नक है, आपने कुछ जोड़े हैं तो उसको यथोपरि करके लिख देंगे। ये संलग्नक, आप जहाँ पे पदनाम, थोड़ा यहाँ पे ये आइडियल नहीं है, पदनाम के सामने बिल्कुल संलग्नक आ जाएगा। सर मेरी स्क्रीन क्लियर है ना? साउंड स्क्रीन दोनों क्लियर है ना? दोनों क्लियर है सर। ओके, बच्चों को भी क्लियर होगा? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अगर उनका नेट ठीक चल रहा होगा तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा। ओके ओके। संलग्नक लिखकर आप यथोपरि कर देंगे। उसके बाद इस चीज को न भूलें, ये पृष्ठांकन संख्या,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करेंगे, मैंने अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन पृष्ठांकन संख्या, ये पृष्ठांकन संख्या क्या है, जो आपने स्टार्टिंग में पत्र संख्या लिखी थी कॉर्नर में दाईनी ओर, वही संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। अब संख्या अगर हमारे पास है नहीं तो हम उसको XYZ लिख के खत्म कर सकते हैं। उसमें बहुत ज्यादा ध्यान, संख्या पे हमें ध्यान नहीं रहना चाहिए, लेकिन फॉर्मेट कैसा होना चाहिए उस पर ध्यान रखना। संख्या XYZ करके लिख दें उसको। और तद दिनांक का मतलब है वही दिनांक जो दिनांक ऊपर डली हुई है, तो दिनांक भी हमें दोबारा डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि पृष्ठांकन हमारा हो गया प्रतिलिपि। अगर मतलब एक से अधिक व्यक्तियों को अगर कॉपी जानी है तो आप इस ढंग से लिखेंगे कि प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ यानी उनकी इंफॉर्मेशन के लिए और आवश्यक कार्यवाही हेतु जो उनको कार्यवाही एक्शन लेना है उसके लिए प्रेषित। ये वाला पॉइंट याद कर लेना है, यहाँ पे यही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रतिलिपि और जिस चीज को भेजनी है 1 2 3 करके, अगर कोई है तो नाम लिख दो, नहीं है तो ऐसे ही डैश करके खाली छोड़ दो। उसके बाद नीचे आगे से ये काम कोई बाबू वाबू कर रहा है, समीक्षा अधिकारी, जो आपका काम है यही काम होने वाला है। तो आज्ञा, ये आप कर रहे हो काम सारा। आज्ञा से हस्ताक्षर पदनाम, हस्ताक्षर किसके होंगे, जो भेज रहा है प्रेषिति ऊपर, प्रेषक सॉरी, और पदनाम भी उसी का होगा। तो ये इस पत्र के अंग हैं। आई होप ये बातें आप लोगों के समझ आ गई होंगी। तो अब जरा मैं कुछ क्वेश्चन दूं, उस क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों की क्वेरीज ले लेता हूं। हिमांशु सर जरा ऑन कर दें, सभी लोग अपनी वीडियो वगैरह सारी ऑन कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मैंने ऑप्शन दे रखा है इन लोगों को, ये अपने आप ऑन कर सकते हैं। आप लोग अपनी वीडियो और साउंड म्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, नाम बता के, और अपनी क्वेरी कर सकते हैं अभी। जी, एनीवन? कोई भी अगर क्वेश्चन करना चाहे हैंड रेज करे या फिर अपने आप को सर अनम्यूट करके पूछ सकता है। मैंने अभी क्लोज नहीं करी इनकी। बिल्कुल अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करके अनम्यूट करके कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन? आप नाम से पूछ लो, बच्चे जो है पूछते बताते नहीं है सर। मैंने कहा नाम से ही पूछ लो आप। एक्चुअली सारे नए बच्चे हैं। अच्छा। आशीष वर्मा जी, आप हैंड कर रहे थे, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन है अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आशीष पूछिए अपना सवाल। सर ये माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, इसीलिए हैंड रेज कर रहा था मैं। जी बोलिए बोलिए। कोई क्वेश्चन? सर ये माइक अनम्यूट मतलब नहीं हो रहा था, इस वजह से हैंड रेज कर रहा था। अच्छा, आपको अभी तक जो पढ़ाया उसमें से कोई क्वेश्चन करना है? नहीं सर, क्लियर है सर। क्लियर है? कोई और स्टूडेंट? अध्यादेश अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है। जी राज्य में 13 में विधि है ना। अध्यादेश अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक विधि है, सही है ना जी। कानून तो है ना, भले 6 महीने के। इसमें स्टेटमेंट कौन सा बताइएगा? बता। अध्यादेश एक सीमित अवधि का कानून है जो कार्यपालिका द्वारा बनाया जाता है। ये गलत, कार्यपालिका थोड़ी बनाती है। कौन बनाती है? राष्ट्रपति जारी करता है। राष्ट्रपति किस में आता है? एक्चुअली आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप आपस में बात करना बंद कीजिए। क्वेश्चन कुछ करना है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है। अवनी बंसल करके कोई क्वेश्चन कर रहा था स्टार्टिंग में। अवनी अपना सवाल पूछो अगर कुछ। सर वो वॉल्यूम नहीं आ रहा था, उसलिए ये करा था। लेटर क्लियर है? लेटर में कोई डाउट? नो सर क्लियर है। क्लियर है? यस सर। एनी अदर स्टूडेंट? चलिए, मुझे नहीं लगता शायद आप लोगों में से कोई प्रश्न पूछना चाह रहा हो। या तो बड़ी जल्दी समझ में आ गया या तो समझ में नहीं आया, वो आप लोगों से चर्चा कर ली जाएगी। इसका पीडीएफ वगैरह मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी कुछ जरा क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं
उन क्वेश्चन पे भी चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी करना चाहता है, आप कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न ये स्क्रीन पे है, स्क्रीन शेयर हो रही है सर ना मेरी? जी सर, हो रही है। ओके सर, हो रही है। ये पहला प्रश्न लिखा है, जिलाधिकारी उत्तरकाशी की ओर से मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को एक पत्र लिखिए जिसमें संभावित प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत पूर्वोपाय किए जाने की व्यवस्था के निहितार्थ आवश्यक संसाधन तथा धन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया हो। इस ढंग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे उस फॉर्मेट में, और मैं ये भेजूंगा लिख के कि कैसा लिखा जाता है। दूसरा प्रश्न लिखा है, सचिव सड़क परिवहन केंद्र सरकार नई दिल्ली की ओर से मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को ऑल वेदर रोड का समीक्षा का निर्देश हेतु शासकीय पत्र लिखिए। तीसरा प्रश्न, आजकल कोरोना ज्यादा चल रहा है तो कोरोना से भी एक लेटर बनाया है शैलेश बगोली जी, इसको जरा आप लोग हाईलाइट। बगोली की तरफ से उत्तराखंड में ये परिवहन विभाग में है सचिव, इनका लेटर है, तो ये भी अपनी प्रैक्टिस में। शैलेश बगोली सचिव परिवहन, उत्तराखंड शासन की ओर से समस्त जिलाधिकारी उत्तराखंड को कोविड-19 संक्रमण, यानी ये क्वेश्चन इस चीज से संबंधित है कि जो ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है, उन ग्रीन जोन्स में और ऑरेंज जोन में जो आपका अभी परिवहन है, परिवहन जो आपका है उसको संचालित करना है, सार्वजनिक जो परिवहन है, तो उसके लिए क्या क्या कार्य विधि होनी चाहिए, मानक प्रचालन कार्य जिसको हम एसओ कहते हैं, तो उसका निर्धारण करने के लिए एक शासकीय पत्र जो है मुख्य सचिव की ओर से समस्त जिलाधिकारियों को भेजा जाए। तो ये 3 पत्र आप लोगों के सामने है, आप लोग इनको लिखें, लिखने की कोशिश करें जो फॉर्म है उसमें, और लिखके आप अपना जो है मुझे पर्सनली इनबॉक्स करके, आई एम सौरभ भट्ट मेरा नंबर उसमें होगा, या फिर आप अपने ग्रुप में या व्यास सर को भी आप उसको भेज सकते हैं, और उसके बाद हम उनको चेक करके आप लोगों को बताएंगे। और इसका जो कोई फॉर्मेट होगा पीडीएफ के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड होता रहेगा। ओके, अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें। फिर भी ये बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी सिंह, आपका कोई क्वेश्चन? अनम्यूट करें। आशा, मोनिका नेगी, एनी क्वेश्चन? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सभी लोग। सर जरा व्यास सर को ले लें, अगर कोई व्यास सर हैं उनको जो है लाइन पे ले लें, वो कुछ कहना चाहेंगे। तो आज का लेक्चर मैं इतने पे ही खत्म करता हूँ, आप लोग अपने व्यू जरूर देंगे। व्यास सर कुछ कहना चाहेंगे तो अनम्यूट कर दीजिए। नहीं सर, व्यास सर खुद ही कर पाएंगे वहां से, या तो वो लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करें, और जब वो शुरू में ऑप्शन मांगेगा लेफ्ट, अगर मोबाइल से हैं तो लेफ्ट साइड में वो ऑप्शन मांगेगा सिस्टम ऑडियो, उसको क्लिक करना होगा उनको। जी सर, मैं जरा संपर्क कर लेता हूँ सर। हाँ जी हाँ जी, that's the only way। एक सेकंड है कि किसी बच्चे का मुझे आया है, मीनाक्षी कॉल स्टार्ट ऑडियो पर क्लिक करो। व्हाट इज दिस? इसमें एक लड़की मीनाक्षी सिंह है, इन्होंने नॉट अलाउइंग पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ, ये लड़की कुछ मीनाक्षी सिंह कहना चाह रही हैं। हेलो मीनाक्षी, क्या प्रॉब्लम है मीनाक्षी? सर वो कह रही है होस्ट इज नॉट अलाउइंग, उन्होंने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे। हेलो सर। हाँ यस मैम, यस यस। हाँ जी सर, मैं यही ट्राई कर रही थी, बहुत देर से अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। ओके सर, शायद औरों के साथ भी ये प्रॉब्लम है। जी बोलिए मीनाक्षी जी। सर ये लेटर तो क्लियर हो गया है, बट ये जैसे आपने जो ये टॉपिक्स दिए हैं तो इनको किस तरीके से लिखना है ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो एक आप करवा दीजिएगा। कौन से टॉपिक जी? जैसे सर जैसे लास्ट वाला है ये कोरोना वाला। अच्छा, जो मैंने लेटर लिखे हैं। हाँ जी सर। मैडम मैं आपको ये चीजें सभी लोग सुन लें, ये लेटर जो है मैक्सिमम हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस या कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर इसको लिख पाएंगे। आपको फॉर्मेट क्लियर है मीनाक्षी जी? फॉर्मेट जो मैंने दिया था? हाँ जी सर, फॉर्मेट क्लियर है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप इस लेटर को लिखेंगे। अब इसके लिए आप शब्दावलियां क्या लिखना है, बॉडी में समस्याएं ये शुरू होंगी अभी कि हम लिखें क्या। स्टार्टिंग में जब आप लोग बॉडी में लिखना चलेंगे तो ये समस्याएं आएंगी।
उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आप लोग आजकल बहुत ज्यादा लेटर जो है सरकारों के बीच में गाइडलाइंस जारी हो रही है ना, यस सर। तो जो भी नोटिफिकेशन आता है या सरकार होम मिनिस्ट्री ने कोई लेटर डाला है या कुछ डाला, उसकी भाषा ध्यान से पढ़िए, कैसी भाषा का प्रयोग किया गया कौन है। सी साइट पे देखना पड़ेगा? होम मिनिस्ट्री की साइट को हो सकता है उत्तराखंड गवर्नमेंट की, आप आप गूगल पे अगर लिखें जियो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड या जियो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदी में, तो वहां Yes, मिल सकते हैं उनकी भाषाएं जो हैं, है ना, तो वहां पे मिल सकते हैं। Yes, कोई sir. और क्वेश्चन? नहीं, मैं भी आप लोगों को ये बना के भेजूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके ओके सर। सर आप बस पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिएगा इसकी। बिल्कुल, आपको सब चीज का जितना सिलेबस में बनाया है उसका पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी, है ना। ओके ओके, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन? सर किसी का कोई और प्रश्न हो सौरभ तो सर, पूछ सकता है। सौरभ सर, जी सर। मैंने आज हाँ तो जी, किसी को भी जी। म्यूट नहीं करा था, बट फॉर अ बेटर क्लास मैं शुरू में ना कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से मैं सबको ऑटोमेटिकली म्यूट कर दूंगा, और जिसने भी सवाल पूछना हो रेज हैंड करे तब मैं म्यूट करूंगा, नहीं तो सर इन बिटवीन डिस्टर्बेंस आती रहेंगी आपको, क्योंकि नया पार्टिसिपेंट कोई आता है उसके साउंड से आप डिस्टर्ब होते रहेंगे क्लास में। जी जी तो जी, कल जी। नेक्स्ट क्लास से मैं ऑटोमेटिकली म्यूट कर दूंगा। इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। हाँ, जी। ऑटोमेटिकली मैं म्यूट कर दूंगा सबको। जिसने जी। जिसने भी अगर पूछना होगा सवाल तो वहाँ पे रेज हैंड का एक ऑप्शन आता है सर नीचे, वो अब मिल जाएगा, जी। कोई बहुत आराम से मिल जाता है। वो रेज हैंड जैसे ही करेंगे, वैसे तो क्योंकि इन बिटवीन तो आपने बोला है कि क्लास की इन बिटवीन तो कोई जरूरत नहीं है, बट बाई हाँ, चांस हाँ। अगर वैसे रहता है तो मैं उनको उनकी साउंड वो रेज हैंड कर लेगा। हाँ उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की साउंड में खोल दूंगा, वो अच्छा डायरेक्टली सर, आपसे मुझे बात थोड़ा अभी और किसी एक दो बच्चों का मैसेज आए